हाँ तो नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। वो है राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 पे। तो एक एक करके हम इस पे डिस्कस करेंगे आज। देखिए, आरएस प्री की हम बात करें तो आरएस प्री में इकोनॉमिक सर्वे से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इसका होता है अपने मेंस को प्री को क्लियर करवाने में। और अगर मेंस की अपन बात करें तो मेंस में भी 65% नंबर की वो आती है इकोनॉमिक्स, और उसमें से लगभग 45 नंबर की इकोनॉमिक्स राजस्थान की आती है। तो सीधा अपना ये जो इकोनॉमिक का जो ये पार्ट है वो सीधा आपको सबसे ऊपर लेके जाएगा। आप जो है वो बड़ी ही वन बाय वन आप इनको देखें आराम से, और अपना पूरा जो इकोनॉमिक का जो पोर्शन है वो पूरा इसमें अपना क्लियर हो जाएगा। तो बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं। अपना पहला चैप्टर है वृद्ध आर्थिक परिदृश्य। सबसे पहले देखिए, पहली चीज इसमें आपको क्या याद करनी है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी। अभी सबसे पहले तो आपको परिभाषा की जानकारी होनी चाहिए कि जीएसडीपी होती क्या है। तो जीएसडीपी के लिए हम कहेंगे कि जो लेखा अवधि है, जिस समय की हम बात कर रहे हैं लेखा अवधि, यानी अभी हम हमारा यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे है 21-22 का, तो 21-22 की जो लेखा अवधि है उसमें जो जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं, राज्य के अंदर जो वस्तुएं और सेवाएं, वस्तु और सेवाओं, इनका जो अंतिम मूल्य है, वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है, वही क्या कहलाता है, जीएसडीपी कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ये परिभाषा ध्यान होनी चाहिए, परिभाषा आनी चाहिए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी क्या है, लेखावधि के दौरान किसी राज्य की अंदर वस्तुओं और सेवाओं का, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य जो है वो क्या कहलाता है, जीएसडीपी कहलाता है। क्योंकि कई बार हमको जो है वो परीक्षा के अंदर डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की परिभाषा बताइए। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब इसके डेटा आपको याद करेंगे। देखिए, ये पार्ट पूरा डेटा का पार्ट है, इसलिए इसको बार बार आपको देखना पड़ेगा, बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, और तभी ये याद होगा। हालांकि मैं इसकी पीडीएफ आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको बार बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम शुरुआत करते हैं प्रचलित मूल्य पे। ये देखिए, दो मूल्य पे होता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो हमेशा कितने पे होता है, दो मूल्य पे होता है। एक होता है प्रचलित मूल्य और एक होता है स्थायी मूल्य। एक प्रचलित मूल्य होता है, हम अगर अलग से इसको डिस्कस करें तो जीएसडीपी जो है, जीएसडीपी हमेशा दो मूल्य पे निकाली जाती है। एक होता है प्रचलित मूल्य और दूसरा होता है स्थायी मूल्य। ठीक है, प्रचलित मूल्य पे तो जो आज की दरें हैं, जो आज का जो है उस हिसाब से निकाला जाता है वर्तमान दरों पे, और स्थायी मूल्य का आधार वर्ष है अपना 2011-12। तो 2011-12 की दरों के आधार पर इसका अनुमान लगाया जाता है। तो आपको दोनों चीजें ये ध्यान रखनी है, और ये एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो है वो तो होता है ज्यादा और ये होता है कम। ठीक है, तो हर चीज दो चीजों पे चलेगी, प्रचलित मूल्य और स्थायी मूल्य। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है अपना प्रचलित मूल्य में। देखिए, 20-21 के अंदर प्रचलित मूल्य पर राजस्थान की जो जीएसडीपी थी वो 10-13-323 थी। कितनी थी, 10-13-323, जो 21-22 में बढ़ के हो गई 11-96-137। इस तरह से आपको डेटा याद रखने हैं कि जीएसडीपी राजस्थान की जो है वो प्रचलित मूल्य पे, किस पे बात कर रहे हैं, प्रचलित मूल्य पे 10-13-323 थी 2020-21 में, तो 21-22 में बढ़ के हो गई 11-96-137। अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो पिछली बार 1.43% प्रोग्रेस हुई थी। पिछली बार यानी 20-21 की जो प्रगति थी वो 1.43% थी, और अब की बार यानी 21-22 की जो प्रोग्रेस है वो 18.04% है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये प्रोग्रेस महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है। दोनों डेटा याद होने चाहिए कि 20-21 में 10-13-323 था, जो अब बढ़ के 11-96-137 हो गया। प्रोग्रेस पिछली बार 1.43% थी, और अब की बार ये प्रोग्रेस बढ़ के होगी 18.04%। ठीक है,
ये तो राजस्थान का था। अगर हम भारत की देखें तो मैंने आपको बताया था कि जीएसडीपी होती है राज्य की और भारत की होती है क्या, जीडीपी। राष्ट्र की क्या है, जीडीपी। तो भारत की देखें तो 2021 में भारत की जीडीपी जो थी वो थी 19, 74, 56, 70। देखिए ये डाटा इसी तरह से याद रखेंगे, इसी फॉर्मेट में अपन अलग अलग याद रख सकते हैं। 19, 74, 56, 70 जो बढ़ के हो गई 2, 32, 14, 703। 232, 14, 703 ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, अभी वाला है ना। 19, 74, 56, 70 थी जो बढ़ के हो गई 23, 2, 32, 14, 703। 19, 74, 56, 70 से 2, 32, 14, 703। और प्रोग्रेस पिछली बार कोविड के कारण ये माइनस में हुई थी, -3.0%। -3.0% जो अब बढ़ के होगी 17.6%। ये याद रखना है। तो राजस्थान की जीएसडीपी की प्रोग्रेस तो है वो तो कितनी, 11.08%। और भारत की कितनी नहीं, सॉरी 11 नहीं, 18.04%। ठीक है। और भारत की अगर हम बात करें तो वो रही कितनी, 17.6%। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी। देखिए इस तरह से एक एक डेटा अपने को याद होना चाहिए। और जो राजस्थान का जो भारत के जीएसडीपी में हिस्सा है, जीडीपी में राजस्थान के जीएसडीपी का हिस्सा वो महत्वपूर्ण है, 5.15%। 5.15%। तो ये तीन चीजें आपको विशेष तौर से याद इसमें रखनी है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, जो पीछे पड़ा है उसको हमने तालिका से ज्ञान करते हैं। देखो राजस्थान की जीएसडीपी की बात करें तो 2021 में 10-13-323, 10-13-323, 10-13-323 जो अब की बार 21-22 में बढ़ के क्या है, 11,96,137, 11,96,137 करोड़ रुपए में। ये किस में है, करोड़ में। 10-13-323 करोड़ थी, बढ़ के होगी 11,96,137 करोड़। प्रगति की अगर बात करते हैं, वृद्धि दर की बात करें, ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो 1.43% ठीक है 2021 में। और अब की बार राजस्थान की ग्रोथ रेट का अनुमान है 18.04%, 18.04%। ठीक है। भारत की हम बात करें तो भारत की 2021 में जीडीपी थी 19, 74, 56, 70, 19, 74, 56, 70 जो अब की बार बढ़ के होगी 232, 14, 703, 232, 14, 703। ठीक है। पिछली बार प्रोग्रेस थी -3% और अब की बार है 17.6%। तो दोनों का अलग अलग हो गया। और राजस्थान का जो है, राजस्थान का इस जीएसडीपी में जो हिस्से की अगर बात करें, राजस्थान का जो हिस्सा है मैंने अभी आपको बताया कितना है, 5.15%। 5.15%। देखिए ये किस पे हम बात कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं प्रचलित मूल्य पे। ये अपने को याद रखनी है। अगर वृद्धि दर को आप विशेष तौर से याद रखें, वृद्धि दर को आप विशेष तौर से याद रखें, दोनों की, राजस्थान की और भारत की, राजस्थान की और भारत की दोनों की वृद्धि दर याद रखिए। राजस्थान की रही 18.04% और भारत की रही कितनी, 17.6%। ठीक है। ये दोनों विशेष तौर से आपको याद रखनी है। ये डेटा है, इनको बार बार हम रीड करेंगे तो ये अपने को समझ में आएंगे। तो ये पहली चीज होगी। फिर अपना आगे चलते हैं। देखिए कोई भी अर्थव्यवस्था होती है, उस अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र माने जाते हैं। अर्थव्यवस्था के अगर हम अलग से बात करें, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की हम बात करें तो 3 क्षेत्र माने जाते हैं। एक होता है कृषि क्षेत्र, दूसरा होता है उद्योग, और जो तीसरा क्षेत्र होता है वो होता है सेवा क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों के अंदर ये सारी गतिविधियों को समाहित करके और इन्हीं के आधार पर जो है वो अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया जाता है। तो ये भी वही मैंने आपको बताया, 2 मूल्य होते हैं, एक प्रचलित होता है और एक होता है स्थायी। एक प्रचलित और दूसरा होता है स्थायी मूल्य। तो अगर अपन प्रचलित मूल्य पे जीएसडीपी निकाल रहे हैं तो प्रचलित मूल्य पे ये निकालेंगे, और स्थायी पे निकाल रहे हैं तो स्थायी पे निकालेंगे। तो अभी हमने बात करी कि प्रचलित मूल्य पे राजस्थान की और भारत की जीएसडीपी की। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि राजस्थान की जो ये जीएसडीपी है, इस जीएसडीपी में किस किस क्षेत्र का क्या क्या योगदान है। जो तीनों क्षेत्र है, आपको तीनों क्षेत्र याद रखना है, तो उनको देखेंगे क्षेत्रवार संरचना, इस जीएसडीपी में किस क्षेत्र का क्या क्या योगदान है। सबसे पहले कृषि क्षेत्र, फिर उद्योग क्षेत्र और फिर सेवा क्षेत्र। देखिए ये परसेंट में आएगा, प्रतिशत में आएगा, और इस प्रतिशत को आपको याद रखना है। ये प्रतिशत बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण चीज है ये डेटा। सबसे पहले कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र का की जो है
वो 30.98% था। जीएसडीपी में हिस्सा कितना था जी, ये क्या है जीएसडीपी में हिस्सा, ठीक है। पिछली बार जो है वो था 30.98% कृषि का, जो अब घट के हो गया 30.25%, यानी उत्पादन घटा है 30.25%। याद रखना है 30.98 से घट के हो गया 30.25%। ठीक है। उद्योग क्षेत्र का 23.42% था, जो बढ़ के हो गया 24.67, यानी कोविड इफेक्ट हटने से औद्योगिक गतिविधियां जो थी उनमें प्रोग्रेस हुई है, प्रगति हुई है। सेवा क्षेत्र का 45.60 था, जो 45.10 हो गया। ये तीनों चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं। कृषि क्षेत्र 30.98% था, जो बढ़ के हो गया 30.25%। उद्योग क्षेत्र 23.42% था, जो बढ़ के हो गया 24.67%। सेवा क्षेत्र 45.60 था, जो हो गया 45.10%। तो यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मात्र एक चीज, यानी उद्योग क्षेत्र को छोड़ के बाकी सब में क्या हुई है, कमी हुई है। क्यों? सिर्फ उद्योग क्षेत्र बढ़ा है, बाकी इसके हिस्सेदारी में सब में कमी हुई है। तो एक बार अपन मैप से देखते हो तो देखिए वो वही है। कृषि क्षेत्र का 2021 में 30.98 था, अब हो गया 30.23%। उद्योग का था 23.42, अब बढ़ के हो गया 24.67, और सेवा का था 45.60, जो बढ़ के हो गया 45.10। तो ये क्षेत्रवार संरचना आपको याद होनी चाहिए, तीनों क्षेत्रों की, कृषि, उद्योग और सेवा। और इसमें से सिर्फ उद्योग क्षेत्र एक ऐसा है जिसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, जिसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। बाकी सब में क्या हुआ है, कमी हुई है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परीक्षा में इस टाइप से स्टेटमेंट देके पूछा जाता है कि वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र के अलावा सभी क्षेत्रों में जो है वो कमी हुई है। तो वहां आपको ये पता होना चाहिए कि किसमें। हम डेटा याद जरूर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इस चीज को भी हम फोकस करते रहेंगे। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रवार संरचना। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं। ये तो था अपना क्या बोलते हैं, प्रचलित मूल्य पे। अब दूसरे मूल्य पे, तो प्रचलित मूल्य पे आपने तीन चीजें याद करी। प्रचलित मूल्य पे हमने क्या क्या चीजें याद करी? प्रचलित मूल्य पे हमने जीएसडीपी की तीन चीजें याद करी। कौन सी चीजें थी वो? ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। पहली, जीएसडीपी का आकार, दूसरी उसकी वृद्धि, और तीसरी चीज क्या थी? तीसरी थी क्षेत्रवार हिस्सेदारी या क्षेत्रवार संरचना। ये तीन चीजें आपको याद करनी है। तीन फैक्ट आपको इकोनॉमिक सर्वे के याद होने चाहिए प्रचलित मूल्य पे, और ये तीन ही फैक्ट हम याद करेंगे। अभी आगे बढ़ेंगे किस पे? स्थिर मूल्य पे या स्थायी मूल्य पे, जिसमें जो भी हम कहेंगे। स्थिर मूल्य पर भी हम इन तीनों ही चीजों को याद करेंगे। तो ये तीन फैक्ट आपको विशेष तौर से याद होने चाहिए। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं स्थिर मूल्य पे। अब क्या है स्थिर मूल्य पे? सबसे पहले आधार वर्ष। स्थिर मूल्य का आधार वर्ष क्या है? 11-12 है। यह आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। स्थिर मूल्य का आधार वर्ष कितना है? वो 11-12 है। ये बात बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब देखिए वही है जैसे हमने पीछे देखा, 2021 में स्थिर मूल्य पे राजस्थान की जीएसडीपी थी 66,0118। 2021 में स्थिर मूल्य पे राजस्थान की जीएसडीपी का आकार था 66,0118 करोड़। ठीक है, जो 21-22 में बढ़ के होगी 733,017। कितनी होगी? 733,017। अब प्रोग्रेस देखिए, -2.86% रही थी पिछली बार, अब की बार बढ़ के होगी 11.04%। कितनी हो गई? 11.04%। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, ये वृद्धि दर एक बार फिर से देखते हैं। 2021 में स्थिर मूल्य पर राजस्थान के जीएसडीपी का आकार था 66,0118, जो अब बढ़ के हो गया 733,017। 733,017। पिछली बार -2.86% प्रोग्रेस हुई थी, और अब की बार 11.04% प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, अब हमने भारत का भी वहां देखा था, तो यहाँ भी अपन भारत का देखते हैं। 2021 में भारत की जीडीपी थी 13,51,27,40। 13,51,27,40 करोड़। ठीक है, जो अब बढ़ के होगी 14,75,35,35 करोड़। 14,75,35,35। ठीक है,
13, 51, 27, 40 थी, बढ़ के हो गई 14, 75, 35, 35। प्रोग्रेस की बात करें तो पिछली बार कोविड था, इसलिए भारत की जो थी वो इकोनॉमी गिरी और -7.3% पहुंची, -7.3%। लेकिन प्रचलित मूल्य पे -3% थी, जबकि जीडीपी ये स्थिर मूल्य पे जो है ये थी -7.3%। और 21-22 में अभी है 9.2%, 9.2%, ठीक है। और राजस्थान का जो हिस्सा है वो है 4.97%, 4.97%। ये 2-4-5 चीजें आपको विशेष तौर से याद रखनी है कि राजस्थान का हिस्सा है वो 4.97% है। तो ये हो गया। अब अगर हम वृद्धि दर को एक बार फिर से देखें, अपनी ग्रोथ रेट को एक बार फिर से देखें, ठीक है, अलग से देखते हैं इसको। देखिए वृद्धि दर की अपन बात करेंगे, राजस्थान की है ना, दो मूल्य बताए थे हमने। पहला मूल्य था प्रचलित और दूसरा था स्थिर। देखिए प्रचलित मूल्य पे 21-22 की हम बात कर रहे हैं अभी। राजस्थान की जो जीएसडीपी थी, वृद्धि दर थी, वो थी 18.04%, 18.04%। और स्थिर मूल्य पे रही है, वो रही है 11.04%। ये तो आपको इसका ध्यान रखना है। अगर हम भारत की बात करें इसमें, तो भारत की वही दोनों मूल्य हैं, प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य। प्रचलित मूल्य पे भारत की जो जीएसडीपी रही है वो रही है 17.6%, 17.6%। और स्थिर मूल्य में भारत की जीएसडीपी रही है 9.4%। ये आपको जरूर याद रखना है। और ये जो राजस्थान है, इसमें भारत में हिस्सा इसका कितना रहा, इस पे 5.15% और इसमें रहा 4.97%। ये दोनों चीजें तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। भारत की में जीएसडीपी का हिस्सा अगर हम बात करें, सॉरी इधर नहीं लिखेंगे इसको, ये तो रहा प्रचलित मूल्य पर और ये रहा स्थिर मूल्य पर, ठीक है। स्थिर मूल्य पर राजस्थान का हिस्सा रहा 4.97% और प्रचलित मूल्य पर रहा 5.15%। तो ये चीज तो आपको कम से कम याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक टॉपिक स्थिर मूल्य वाला, ठीक है। स्थिर मूल्य को हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट में चलते हैं। जो अभी हमने पढ़ा उसको हम डिस्कस करेंगे सारणी से कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद। देखिए वही है जो अपन ने पहले पढ़ा, राजस्थान। अब की बार हम किस पे बात करें, पहले हम स्थिर मूल्य पे बात, प्रचलित मूल्य पे बात कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं किस पे, स्थिर मूल्य पर। और स्थिर मूल्य कब का है, 11-12 का है स्थिर मूल्य। हाँ 11-12 के स्थिर मूल्य पे हम बात करेंगे। 11-12 के स्थिर मूल्य को हम देखते हैं, एक मिनट। हाँ देखिए राजस्थान की जीएसडीपी 2021 में कितनी थी, 66,118, 66,118, जो बढ़ के हो गई 733,017, 733,017। 66,118 थी, बढ़ के हो गई 733,017। पिछली बार की प्रोग्रेस -2.86 थी और अब की बार प्रोग्रेस हुई 11.04%। महत्वपूर्ण चीज, ठीक है। पिछली बार प्रोग्रेस -2.86 थी और अब की बार हुई 11.04%। अगर भारत की जीडीपी को देखें तो भारत की जीडीपी थी 13, 51, 27, 40, 13, 51, 27, 40, जो बढ़ के होगी 14, 75, 35, 35, 14, 75, 35, 35। 13, 51, 27, 40 थी, बढ़ के होगी 14, 75, 35, 35। अब इसकी जो वृद्धि दर है वो पिछली बार कोविड था, तो कोविड इफेक्ट से भारत की वृद्धि दर बहुत गिरी थी, 7.3% माइनस में गई थी। अब की बार ये बढ़ के हो गई 9.2%, 9.2%। ऊपर हमने इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। तो ये देखिए जीएसडीपी, जीडीपी दोनों की जो दर है वो हमने यहाँ पे देखी है। जीएसडीपी और जीडीपी दोनों को हमने यहाँ पे रीड किया है।
और अच्छी तरह से हम जान गए हैं कि प्रचलित मूल्य पे और स्थायी मूल्य पे, दोनों पे, प्रचलित मूल्य पर स्थिर मूल्य 2011-12 पे जीएसडीपी राजस्थान का आकार और उसकी वृद्धि दर, जीडीपी भारत का आकार और उसकी वृद्धि दर, और इसके साथ साथ उसकी क्षेत्रवार संरचना, ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब हम स्थिर मूल्य पे, पहले हमने प्रचलित मूल्य पे क्षेत्रवार संरचना देखी थी, अब हम स्थिर मूल्य पे क्षेत्रवार संरचना को रीड करेंगे। स्थिर मूल्य पर क्षेत्रवार संरचना, ठीक है, वही 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। कृषि, उद्योग और सेवा 3 क्षेत्र होते हैं। तो हमको रीड करना है कि इन तीनों क्षेत्रों में क्या क्या हिस्सेदारी रही है। सबसे पहले देखिए, कृषि का 20-21 में था 30.45% हिस्सेदारी थी, जो अब हो गई 28.85%, सॉरी 21-22 में होगी 28.85%। उद्योग की 25.26 थी, जो हुई 26.34%। सेवा 44.29 थी, जो हुई 44.81%। ठीक है, इनको आप नहीं देखें तो भी कोई विशेष बात नहीं, ये कोई महत्व नहीं रखता। 2011-12 से टैली किया गया, तो इसको आप मत रखो। हाँ, अब देखिए आगे है अपना कृषि क्षेत्र का, एक बार फिर से देखते हैं। 20-21 में 30.45% था, जो अब हो गया, घटा है, यानी इसमें क्या हुई है, कमी हुई है, 28.85%, 28.85%। उद्योग की बात करें तो 25.26 था, जो हुआ 26.34%। सेवा की बात करें तो 44.29 थी, और वो हुई है 44.81%। तो ये जो क्षेत्रवार हिस्सेदारी है, ये क्षेत्रवार हिस्सेदारी हमें अलग अलग रूप से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमने याद करी है, स्थिर मूल्य पे और प्रचलित मूल्य पे। आप एक बार इनको दोबारा रिपीट करके देखें, तो बार बार आप इनको जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये डेटा याद हो जाएंगे, और इनमें से क्वेश्चन जरूर पुटअप होने वाला है। आगे हम चलते हैं। अगला है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, देखिए अभी हमने पढ़ा, वो पढ़ा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य उत्पाद, जिसको कहते हैं जीएसडीपी। ठीक है, और अभी हम पढ़ेंगे शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, एनएसडीपी। एनएसडीपी, सबसे पहले आपको एनएसडीपी का पता होना चाहिए। एनएसडीपी होती क्या है, इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, जो अपना जीडीपी है, उसमें से स्थायी पूंजी उपभोग को अगर अपन बाहर निकाल देते हैं तो क्या होता है, जीएसडीपी, एनएसडीपी बाहर आता है। कैसे, मैंने आपको ये बताया था कि जीएसडीपी में क्या क्या होता है, लेखा अवधि के दौरान जो वस्तु और सेवाएं हैं का उत्पादन हुआ, वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, यही हमने बात करी थी। वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य है वो क्या कहलाता है, जीएसडीपी कहलाता है। तो इन वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के अंदर, इनको उत्पादन करने में हमें स्थायी पूंजी भी लगानी पड़ेगी। तो जो अंतिम मूल्य है उसमें से अगर हम स्थायी पूंजी उपभोग को बाहर निकाल देते हैं, ध्यान दीजिए दोबारा, एनएसडीपी कब आता है, जब जीएसडीपी के अंदर से अपन इस स्थायी पूंजी उपभोग को बाहर निकाल देते हैं। यानी कोई भी चीज प्रोडक्ट करने के लिए, उत्पादित करने के लिए, किसी भी सेवा को उत्पन्न करने के लिए हमने जो हमारी स्थायी पूंजी का यूज किया है, ठीक है, उसको अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो फिर जो बचता है वो होता है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो एक सूत्र आप याद रखें, एनएसडीपी बराबर सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीएसडीपी माइनस स्थायी पूंजी उपभोग। एनएसडीपी बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस स्थायी पूंजी उपभोग। तो अब स्थायी पूंजी क्या होता है, वर्ष के दौरान उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त पूंजीगत स्कंद का प्रतिस्थापन मूल्य। कहने का मतलब, वर्ष के दौरान हमने जो जीएसडीपी क्रिएट करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया में हमने जो चीजें यूज करी है ना, उन चीजों के लिए जो जो चीजें हमने यूज करी है, उन सब में हमने जो हमारी जो पूंजीगत स्कंद का यूज किया है, जो हमारी पूंजी का, जो परिसंपत्ति का यूज किया, उसका जो प्रतिस्थापन मूल्य है वो क्या कहलाता है, स्थायी पूंजी कहलाता है। तो एक चीज तो आप ये याद रखें। ठीक है, अब देखिए एनएसडीपी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, वही 2 चीज पे होगा, प्रचलित मूल्य पर और स्थिर मूल्य पे। सबसे पहली चीज तो दोनों उसी पे निकलने वाली है। देखिए 20-21 में अगर हम बात करें
प्रचलित मूल्य पे एनएसडीपी तो थी 91,42,62। कितनी थी? 91,42,62, जो अब 21-22 में हो गई 10,78,903। सबसे पहले चीज तो आपको ये याद रखना है, जैसे आपने जीएसडीपी को पढ़ा, सेम उसी प्रकार से आपको एनएसडीपी को पढ़ना है कि 20-21 में एनएसडीपी थी 91,42,62, जो अब होगी 21-22 में होगी 10,78,903। 91,42,62 से होगी 10,78,903। पिछली बार इसमें प्रोग्रेस थी 1.80%, 1.80%। अब की बार प्रोग्रेस है 18.01%, 18.01%। ये प्रोग्रेस याद रखें अच्छी तरह से, ठीक है। एक बार फिर से देख लें कि एनएसडीपी जो प्रचलित मूल्य पे है वो थी 91,42,62, जो हो गई 10,78,903। पिछली बार प्रोग्रेस थी 1.80 और अब की बार है 18.01%। बिल्कुल संख्या बदल गई है, ठीक है। उसके बाद में स्थिर मूल्य पर हम आते हैं तो 58,36,45। अब की बार, पिछली बार थी 58,36,45, अब की बार होगी 64,81,42, 64,81,42। 2.49% माइनस रही थी पिछली बार। आपको ध्यान रखना है कि पिछली बार जो रही वो कितनी थी? 2.49% माइनस नेगेटिव रही थी, जबकि अब की बार 11.05% प्लस रही, 11.05% प्लस रही है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये देखो, ये क्या है? एनएसडीपी। अगर हम जीएसडीपी की रेट देखते हैं ना, तो जीएसडीपी की रेट यहाँ तो कितनी रही थी? 18.04%। ये भी आपको यहाँ के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ जीएसडीपी की रेट अपनी रही थी 11.04%। दोनों लगभग सेम सी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, इसलिए इसमें कंफ्यूजिंग होने की समस्या ज्यादा है। हो सकता है कि हम इसमें कंफ्यूज हो जाए, तो ये ध्यान रखना है अपने को विशेष तौर से, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एनएसडीपी पे। तो एनएसडीपी जो है वो दोनों हो गई। प्रोग्रेस रिपोर्ट वृद्धि दर जो है, अब आप देखिए यहाँ 18.4% रही अपनी जीएसडीपी की, और यहाँ भी अपने जीएसडीपी की कितनी थी? 11.04%। तो दोनों में अपने को कंफ्यूज होना नहीं है और दोनों को अलग अलग रूप से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी एनएसडीपी। एनएसडीपी को हम किस पे पढ़ रहे हैं? यहाँ हम सारणी के माध्यम से इसको देखें, ठीक है। तो सबसे पहले प्रचलित कीमतों पर एनएसडीपी 20-21 का मैंने बताया 91,42,62। ये पुरानी वाली पिछली वाली चीजें याद करने से कोई मतलब नहीं, इनको नहीं देखना हमको जो करंट चीज और इससे पिछले साल के 2 साल का हमको देखना है। तो 91,42,62 जो बढ़ के हो गए 10,78,903, 10,78,903। पिछली बार प्रोग्रेस थी 1.80%, अब की बार जो वृद्धि दर है प्रोग्रेस है वो 18.01%, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर स्थिर कीमतों पर हम बात करें तो पिछली बार थी 58,36,45, 58,36,45। 20-21 में वो होगी 64,81,42, 64,81,42। पिछली बार माइनस 2.49% था और अब की बार हो गया 11.05%। माइनस 2.49 था, अब की बार हो गया 11.05%। तो ये था अपना एनएसडीपी कि जीएसडीपी में से जो स्थायी पूंजी उपभोग को घटा देते हैं तो अपना आता है एनएसडीपी। और जैसे जीएसडीपी को याद किया वैसे ही आपको डेटा एनएसडीपी का भी याद करना है, उसका आकार क्या है और उसकी वृद्धि दर क्या है, ये दोनों चीजें आपको इसमें याद करनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रति व्यक्ति आय। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्रति व्यक्ति आय। और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी गणना कैसे होती है। आय की प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी एनएसडीपी जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, तो राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। और ये क्या है कि लोगों के जीवन स्तर और कल्याण का सूचक है, कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको ये मापता है, ठीक है। एक बार हम इसको सूत्र रूप में देखें तो एनएसडीपी बटा आय बराबर एनएसडीपी बराबर बटा जनसंख्या। राज्य की जो मध्यवर्षीय जनसंख्या है उसका भाग दिया जाता है किसमें? एनएसडीपी में, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में। तो आपकी ये आय प्रति व्यक्ति आय बाहर आती है, प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। और इसका जो यूज होता है वो लोगों के जीवन स्तर और कल्याण को की सूचना के रूप में, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को मापन करने के लिए, मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये चीज समझ गए। तो हम चलते हैं। अब देखिए ये भी वही दो चीजें हैं
दो स्तर पे होगी, एक होगी अपनी, दो मूल्य होंगे, एक प्रचलित मूल्य और दूसरे होगा स्थिर मूल्य। ये दोनों चीज ध्यान रखें, दोनों पे आपको अलग अलग याद रखनी है, प्लस दोनों की याद रखनी है, भारत की भी याद रखनी है और राजस्थान की भी याद रखनी है, और इसके साथ साथ दोनों की क्या याद रखनी है, वृद्धि दर भी याद रखनी है। तो ये इनकम के सोर्स से प्रति व्यक्ति आय में आपको ये 4-5 चीजें याद रखनी है। एक इसकी परिभाषा जो हमने बता दी कि एनएसडीपी बटा जनसंख्या, ठीक है। अब ये एक प्रचलित मूल्य पे कितनी है, स्थिर मूल्य पे कितनी है, भारत की कितनी है और राजस्थान की कितनी है, और फिर दोनों की वृद्धि दर कितनी है। ये 5 टॉपिक आपको, 5 पॉइंट आपको इसमें याद रखने पड़ेंगे। ये अगर आप याद रख लेते हो तो फिर प्रति व्यक्ति आय से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका गलत होना संभव नहीं है। तो शुरुआत करते हैं हम। देखिए प्रति व्यक्ति आय, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रचलित मूल्य, 20-21 में प्रचलित मूल्य पर और 21-22 में प्रचलित मूल्य पे, ठीक है। राजस्थान की है ऊपर, सबसे पहले राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है, उस पर हम बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। हाँ, तो राजस्थान की जो है अपनी प्रति व्यक्ति आय, उसको हम करेंगे। देखिए प्रचलित मूल्य पे 20-21 में थी 1,15,933, 1,15,933 20-21 में। जो 21-22 में बढ़ के हो गई 1,35,218। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको याद रखना है। 1,15,933 थी जो बढ़ के हो गई 1,35,218। पिछली बार इसकी जो प्रोग्रेस थी वो थी 0.50% और अब की बार इसकी प्रोग्रेस है 16.63%। ये वृद्धि दर आपको याद रखनी है कि 1,15,933 से बढ़ के हुई राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 1,35,218 प्रचलित मूल्य पे, और प्रोग्रेस पिछली बार 0.50 थी, जबकि अब की बार 16.63%। बहुत अच्छी प्रगति इसमें रही है। अब राजस्थान की स्थिर मूल्य पे हम देखते हैं, तो स्थिर मूल्य पे है 74,009 रुपए, 74,009, 74,009 रुपए थी 20-21 में, जो अब क्या हो गई 81,231 रुपए, 81,231 रुपए। पिछली बार -3.74% रही प्रगति और अब की बार 9.76% की प्रोग्रेस इसमें रही है। तो ये राजस्थान की दोनों जो है ना आपको याद रखनी है। प्रचलित मूल्य पे 1,15,933 थी जो बढ़ के 1,35,218 होगी, 16.63% की प्रगति इसमें रही। स्थिर मूल्य पे 74,009 रुपए थी 2020-21 में, जो बढ़ के 81,231 रुपए होगी, 9.76% की प्रगति जो है वो इसमें रही, ठीक है। अब हम भारत की भी यही एक साथ देख लेते हैं। भारत की देखने के लिए देखिए 20-21 में भारत की थी 1,28,829 रुपए, 1,28,829 रुपए, जो अब बढ़ के हो गई 1,50,326 रुपए। ये किस चीज की है, ये प्रचलित मूल्य पे, ये प्रचलित मूल्य पे है, ठीक है। दोनों किस पे हैं, प्रचलित मूल्य पे, क्योंकि यहाँ इससे इधर हमने प्रचलित मूल्य फिक्स कर रखा है ना। प्रोग्रेस रही 16.69%, देखिए लगभग बराबर रही है। राजस्थान की 16.63% रही है, भारत की 16.69% रही है। अब दोनों डेटा याद करेंगे तो हो सकता है कि कंफ्यूजिंग हो जाए कि गुणोत्तर राजस्थान की है या भारत की है। तो आपको ज्यादा याद रखना है कि जो इनकम है वो ज्यादा वाली इनकम भारत की है और कम वाली इनकम जो है वो किसकी है, राजस्थान की, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। तो इसीलिए प्रोग्रेस भी ज्यादा वाली प्रोग्रेस भारत की है और कम वाली प्रोग्रेस जो है वो किसकी है, राजस्थान की है। अब आगे चलते हैं भारत की स्थिर मूल्य पे, तो 86,669 रुपए, 86,669 रुपए थी, जो अब की बढ़ के होगी 93,973, 93,973, 8.44% की प्रोग्रेस इसमें रही। 86,669 से बढ़ के 93,973 रुपए हो गई, 86,669 से 93,973 प्रोग्रेस रही, वृद्धि रही 8.44%, 8.44%। तो ये दोनों मूल्य पे राजस्थान की और भारत की आप याद रखें, एक क्वेश्चन पक्का है इसमें से। अब देखिए इससे देखते हैं अपन अखिल भारतीय भारत की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य पे। सबसे पहले ये कौन से मूल्य पे हम बात करेंगे, प्रचलित मूल्य पे बात करेंगे। देखिए राजस्थान की है, मैंने आपको पहले कहा पीछे वालों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें 20-21 से मतलब है और 21-22 से मतलब, ठीक है। तो 20-21 के 1,15,933 बढ़ के हो गई 1,35,218 अभी हमने देखा, और ये जो प्रोग्रेस थी वो थी 16.63%, 16.63%।
63% प्रोग्रेस इसमें रही। ठीक है, भारत की जो थी वो थी 1,28,829, बढ़ के हो गई 1,50,326, और ये जो प्रोग्रेस थी वो थी 16.69%। दोनों आपको याद रखना है, सिर्फ 0.6% का फर्क है, तो कंफ्यूजिंग नहीं होना है। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक साथ एक बार आप और ये भी देख लीजिए कि ट्रेंड की हम बात करें तो 2020-21 है, उस 20-21 में इसमें क्या है, कमी हुई है। बाकी ये उसके बाद में 21-22 में बढ़ी है, उससे पहले ये लगभग बराबर या फिर बढ़ी रही थी। 19-20 में भी इसमें कमी हुई थी, किसमें जो भारत की वृद्धि दर थी उसमें कमी हुई थी, राजस्थान की में कमी हुई थी। एक तरह से एक छोटा ट्रेंड भी कई बार पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं स्थिर मूल्य पे। स्थिर मूल्य पे वही 20-21 में राजस्थान की 74,009 रुपए थी, हम पढ़ के आए हैं, और अब की बार हो गई 81,231 रुपए, और ये जो प्रोग्रेस है वो रही 9.76%, 9.76% की इसमें प्रोग्रेस रही है। ठीक है, और भारत की हम देखें तो 86,659 रुपए थी, जो 93,973, 86,659 से 93,973 रही, 8.44% की इसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। देखिए, मैं आपको दोनों से इसलिए दो बार पढ़ता रहा हूँ ताकि ये डेटा है और इनको आप जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार ही आपसे अच्छे याद होंगे। तो ये होगी अपनी प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अगला अपना है सकल स्थायी पूंजी निर्माण। सकल स्थायी पूंजी निर्माण छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि लेखावधि के दौरान, यानी जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं 2021-22 की, तो 21-22 के दौरान सृजित स्थायी परिसंपत्तियों में से निस्तारित संपत्तियों को घटाने पर यह प्राप्त होता है। हमने लेखावधि में 21-22 में जो स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन किया है, उसमें से जो निस्तारित, जो खराब हो गई, जो बंद हो गई, उन परिसंपत्तियों को हटा दिया जाए तो जो बचता है वो सकल स्थायी पूंजी निर्माण बचता है। ठीक है, गणना अवधि में गैर उत्पादित परिसंपत्तियों को उत्पादन में उपयोग की कीमत के आधार पर मापा जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो गणना अवधि के अंदर जो गैर उत्पादित परिसंपत्तियां हैं, उसका उत्पादन में जो उपयोग होता है, उसकी जो कीमत है, उस कीमत को आधार बना के मापा जाता है। तो आप तो मुख्य रूप से इसकी ये परिभाषा याद रखें कि सृजित स्थायी पूंजियों में से निस्तारित संपत्तियों को घटाने पर जो है वो क्या प्राप्त होता है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण। अब अगर 21-22 में हम सकल स्थायी पूंजी निर्माण टोटल देखें तो था 27,673 करोड़ रुपए, सॉरी 2,76,473 करोड़ रुपए, 2,76,473 करोड़ रुपए था, जो जीएसडीपी का 27.28% था। ये डेटा आपको याद रखना है। 2,76,400 राजस्थान का सकल स्थायी पूंजी निर्माण कितना है, 2,76,473 करोड़ था, जो जीएसडीपी का 27.28% था। और इसमें जो हिस्सेदारी है वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की है। सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 23.9 यानी सरकार की है 23.9%, और जो निजी क्षेत्र है यानी प्राइवेट की अगर हम बात करें तो वो है 76.10%। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, बिल्कुल ये डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि वर्ष 21-22 में जो हमारा सकल स्थायी पूंजी निर्माण है वो कितना था, 2,76,473 करोड़ रुपए का था। 27.28% है ये किसका, जीएसडीपी का। और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी है वो 23.9% है, और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी है 76.10% है। बस ये फैक्ट आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं मूल्य सांख्यिकी। ये देखो, ये फैक्ट वाली चीजें हमारी पूरी हो गई है। अब हम मूल्य सांख्यिकी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, मूल्य सांख्यिकी जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो दो प्रकार के मूल्य निकाले जाते हैं, एक होता है थोक मूल्य सूचकांक, क्या होता है, थोक मूल्य सूचकांक, और एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक तो क्या करता है कि जो वस्तुओं का कोई भी जो वस्तुएं हैं उनके जो थोक मूल्य है उनके आधार पर उनको मापन किया जाता है। और ये 4 प्रकार के अलग अलग होते हैं। थोक मूल्य सूचकांक तो एक ही प्रकार का होता है, अपन डिटेल से आगे भी पढ़ेंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले होता है सीपीआई, आईडब्ल्यू, एएल, आरएल, आरएंडयू। ठीक है, आईडब्ल्यू का मतलब होता है इंडस्ट्री वर्कर्स, उद्योग श्रमिक। ठीक है, उद्योग श्रमिकों के लिए सीपीआई,
फिर दूसरा होता है एएल, एएल होता है कृषि श्रमिक। तीसरा होता है आरएल यानी ग्रामीण श्रमिक, और चौथा है आर एंड यू यानी कॉमन, दोनों का एक साथ जोड़ के। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। आपको शॉर्ट में याद रखना है सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4 प्रकार के होता है, सीपीआई, आईडब्ल्यू, एएल, आरएल, आर एंड यू। ठीक है, तो इसमें से जो शुरू के 3 है वो तो कौन जारी करता है, श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको चारों देख पूछा जाएगा निम्न में से कौन कौन से श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ आर एंड यू वाला जो है ना वो एनएसओ जारी करता है। वो कौन जारी करता है, एनएसओ। बाकी सीपीआई, आईडब्ल्यू औद्योगिक श्रमिकों के लिए, और एएल कृषि श्रमिकों के लिए, और आरएल रूरल लेबर्स ग्रामीण श्रमिकों के लिए जो है वो तो कौन जारी करता है, श्रम ब्यूरो शिमला जारी करता है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ जारी करता है सीपीआई, आर एंड यू। ठीक है, उनके लिए ये अपना जारी करता है। तो एक एक को हम डिस्कस करते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे थोक मूल्य सूचकांक की। थोक मूल्य सूचकांक की, देखिए थोक मूल्य सूचकांक में क्या है। सबसे पहले मासिक थोक सूचकांक तैयार किया जाता है, ये ध्यान याद रखना है। डब्ल्यूपीआई किस आधार पर तैयार किया जाता है, मासिक आधार पर, मंथली तैयार किए जाते हैं। इसका जो आधार वर्ष है वो 1999, 2000 बराबर 100 है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2018 प्री में भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, 1999, 2000। ठीक है, और भारत सरकार का भी आपको याद रखना है, तो भारत का 2011, 12, 100। जैसे अपना राजस्थान का 1999, 2000 है, तो भारत का है 2011, 12, 100। अब ये क्या करता है, व्यापक रूप से मूल्यों के उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है। और मूल्य कौन से, इसके नाम से है थोक मूल्य। तो जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके जो वस्तुओं के जो व्यापक रूप से जो थोक मूल्य है उनके उतार चढ़ाव को ये इंगित करता है। इसमें सिर्फ वस्तुओं और प्रत्यक्ष करों को ही शामिल किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे में भी आपको ये नहीं मिलेगी। देखिए ये जो है वस्तु और प्रत्यक्ष कर शामिल करता है, तो 2 चीज बच गई, एक तो सेवाएं और एक बच गया अप्रत्यक्ष कर। एक तो सेवाएं बच गई, एक बच गया अप्रत्यक्ष कर। इन 2 चीजों को इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपको याद रखना है कि थोक मूल्य सूचकांक में किसको शामिल नहीं किया जाता, तो वस्तुओं को किया जाता है और प्रत्यक्ष करों को, जो डायरेक्ट टैक्सेस है उनको किया जाता है। लेकिन जो सर्विस और नॉन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो वस्तुएं और सेवाएं इसमें शामिल है, लेकिन ये इसमें शामिल नहीं होते। ठीक है, अब इसकी गणना में 154 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। कितनी वस्तुओं को शामिल किया जाता है, 154 वस्तुओं को, और उनको फिर 3 प्रकार में बांट दिया जाता है। आपको ये भी याद रखना है, प्राथमिक समूह वस्तुएं, दूसरी होती है विनिर्मित उत्पाद समूह, और तीसरी ईंधन, शक्ति, प्रकाश व उपस्नेह। अब इसमें प्रत्येक में अलग अलग संख्या दे रखी है। प्राथमिक समूह में 75 वस्तुएं शामिल है, विनिर्मित उत्पाद में 69 वस्तुएं शामिल है, और ईंधन, शक्ति व उपस्नेह में 10 वस्तुएं शामिल। टोटल 154 है, उसमें से प्राथमिक में 75 है, विनिर्मित उत्पाद समूह में 69 है, और ईंधन, शक्ति, उपस्नेह में 10 है। तो कई बार इसका क्रम पूछ लिया जाता है कि 154 वस्तुएं शामिल की जाती है, तो आप उनके सीक्वेंस बताइए। तो 1 नंबर पे ये हो गया, 2 नंबर पे ये हो गया, और 3 नंबर पे ये हो गया। सीक्वेंस हो गया 75, 69, 10, 75, 69, 10। अब इनका जो भारांकन है, उस भारांकन को अगर हम देखें तो भारांकन में ये थोड़ा परिवर्तित होता है। प्राथमिक वस्तुओं का भारांकन है 33.894, 33.894। विनिर्मित उत्पाद जो है उनका सबसे ज्यादा है 69.853, और ईंधन शक्ति का फिर सबसे कम 16.253। तो इस हिसाब से अगर भारांकन के हिसाब से ये अपने को सीक्वेंस निर्धारण करवाए तो फिर विनिर्मित उत्पाद पहले आते हैं, दूसरा प्राथमिक वस्तुएं आती है, और तीसरा ईंधन और शक्ति आती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 154 वस्तुएं इसमें शामिल की जाती है। वस्तुओं और प्रत्यक्ष करों को शामिल करते हैं, सेवा और अप्रत्यक्ष कर इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। मासिक आधार पर जारी किए जाते हैं। 1999, 2000 राजस्थान का आधार वर्ष है, और भारत का 2011, 12, 100 आधार वर्ष है। ठीक है, अब देखिए थोक मूल्य सूचकांक को देख लेते हैं। 2021 में राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक 330.86 था। ठीक है, राजस्थान की बात कर रहे हैं। देखिए आगे लिखा है मैंने राजस्थान।
330.86 था तो बढ़ के हो गया 363.23। तो 21-22 में थोक मूल्य सूचकांक कितना है, WPI 363.23 है, ठीक है। और ये जो वृद्धि है वो 9.78% रही। कितनी परसेंट रही, 9.78%, 9.78%। भारत की हम बात करें तो भारत का WPI था 121.8, 121.8, जो बढ़ के हो गया 134.8। राजस्थान का 363.23 है और ये 134.8, 10.67% वृद्धि रही किसमें, भारत में। तो ये चीज आप अच्छी तरह से देखें, आप इसको बार बार रिपीट करें, बिल्कुल आपको तो समझ में आ जाएगी। और अगर वृद्धि के हिसाब से हम इनको उपसमूह को सेट करें तो प्रारंभिक वस्तुएं 14.10%, ईंधन शक्ति 11.91% और विनिर्मित उत्पाद 4.91%। तो ये वृद्धि के आधार पे हो गया, भारांकन के आधार पे हो गया, वस्तुओं की संख्या के आधार पे हो गया, तीनों। इन तीनों आधार पे आप जो है ना, ये जो उप समूह है उनकी सीक्वेंस निर्धारित कर ले। इनकी सीक्वेंस जो है, जैसे यहाँ मैंने ये बना रखी है कि इसी आधार पे आप सीक्वेंस निर्धारित कर ले। क्यों, क्योंकि परीक्षा में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको पता है 154 वस्तुएं हैं, ठीक है, सब में टोटल मिलाकर वस्तुओं की संख्या 154 है, लेकिन आपको सीक्वेंस याद नहीं है। तो आप इस सीक्वेंस पे भी एक बार नजर डालें कि किस हिसाब से होता है। लेकिन जितने एस्पेक्ट से, जितने प्रकार से क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, उतने प्रकार से आप अपने मन से क्वेश्चन निकालिए कि अगला कैसे आपको पूछ सकता है, तब जाकर जो है वो आपकी तैयारी 100% मानी जाए। तो आप इस चीज को विशेष तौर से देख लें। तो ये था अपना थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। हमने बात करी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अब हम बात कर रहे हैं CPI, और हमने बात करी थी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पीछे अभी हम इसको पढ़ के आए हैं, चारों प्रकार को एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले ये देखते हैं कॉमनली कि जो CPI है वो होता क्या है, ठीक है। समयावधि में, यानी जिस टाइम का हम कर रहे हैं, चुनिंदा वस्तु जो सिलेक्टेड वस्तुएं हैं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों में परिवर्तन को मापता है। देखिए वो तो किस में मापता है, थोक मूल्य में परिवर्तन को, और ये किस में मापता है, खुदरा मूल्य के परिवर्तन को मापता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज वस्तुओं, सेवाओं और अप्रत्यक्ष कर भी शामिल। देखिए CPI क्यों निकाला गया, क्योंकि जो WPI था, WPI में उन्होंने किस चीज को शामिल किया था, सिर्फ वस्तुएं और प्रत्यक्ष कर, दो ही चीजें शामिल थी उसमें। यहाँ ये क्या करता है, यहाँ आपका ये जो CPI है वो वस्तुओं को भी शामिल करता है, सेवाओं को भी शामिल करता है, और यहाँ तक कि अप्रत्यक्ष कर को भी इसमें शामिल किया जाता है। इस कारण से CPI का जो है वो यूज किया जाता है, और ये खुदरा मूल्य को अंकित करता है। 4 प्रकार का ये होता है, और इसका जो यूज है वो सरकार के द्वारा मुद्रास्फीति के मापन के लिए भी किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मुद्रास्फीति और आपका जो DA बढ़ता है, सरकारी कर्मचारियों का जो DA होता है उसके मापन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। दोनों में अब देखो कैसे भी प्रश्न निकाला जा सकता है कि DA मुद्रास्फीति के मापन के लिए कौन से सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, तो वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। DA में किसका यूज किया जाता है, DA बढ़ाने के लिए, तो वो भी उसमें भी ये। तो ये दोनों चीजें आपके याद रखें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब हम एक एक करके इन चारों को पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW, इंडस्ट्री वर्कर्स, शॉर्ट में हम इसको याद रखें, इंडस्ट्री वर्कर। औद्योगिक श्रमिकों के हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सबसे पहले तो देखिए इनका आधार वर्ष अलग अलग है। तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए इसका आधार वर्ष है 2016-100, 2016-100, ठीक है, ये याद रखना है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, हमने पहले बात करी, श्रम ब्यूरो शिमला इसको जारी करता है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि इसको जारी करने के लिए पूरे भारत में 88 केंद्रों से डेटा का संग्रहण किया जाता है, और ये जो 88 केंद्र है उसमें से 3 केंद्र राजस्थान में, 3 केंद्र किसके हैं, राजस्थान के। ये तीनों केंद्र आपको याद रखना चाहिए कि कृषि श्रमिकों, इंडस्ट्री वर्कर्स के लिए जो CPI है उसके लिए कहां से, कितने केंद्रों से यूज किया जाता है, 88 पूरे भारत में डेटा संग्रहण किया जाता है, और राजस्थान में 3 है, अलवर, जयपुर और भीलवाड़ा। आपको तीनों याद होने चाहिए, अलवर, जयपुर और भीलवाड़ा, अलवर, जयपुर और भीलवाड़ा, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, ये बहुत मोस्ट हो जाते हैं। क्यों,
क्योंकि नवीन परिवर्तन है और कई बार पूछा जाता है, नवीन परिवर्तन ज्यादातर पूछा जाता है। क्या परिवर्तन हुआ? पहला कि सितंबर 2020 से आधार वर्ष 2001 के बुक को बढ़ा के 2016 कर दिया गया। लेकिन हमने शुरू में आधार वर्ष क्या लिखा? 2016। क्यों लिखा? क्योंकि ये कह रहे हैं कि सितंबर 2020 तक तो 2001 माना जाता था आधार वर्ष, लेकिन सितंबर 2020 से इसको बदला और बदल के जो आधार वर्ष है उस आधार वर्ष को क्या कर दिया गया? 2016 कर दिया गया। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, अजमेर केंद्र के स्थान पर अलवर केंद्र को शामिल किया गया। देखिए 88 केंद्र, 88 सेंटर्स हैं जहां से लिया जाता है, और हमने कहा कि राजस्थान में 3 है। कौन से? अलवर, जयपुर और भीलवाड़ा। तो इन तीनों सेंटर्स में से एक को चेंज किया गया है। पहले क्या था कि अजमेर को लिया जाता था, अब अजमेर को हटा दिया गया और उसकी जगह किसको शामिल किया गया? अलवर सेंटर को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये था अपना औद्योगिक हेतु, श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब इसके डेटा देखते हैं। अगला है कृषि श्रमिकों हेतु। सबसे पहले कृषि श्रमिकों के लिए इसका जो आधार वर्ष है वो 1986, 87, 100 है। ये ध्यान रखना आपको। मैंने कहा सीपीआई जो है उनके आधार वर्ष अलग अलग मिल जाएंगे आपको, और कोई ज्यादा नहीं। एएल है तो कृषि श्रमिकों के लिए जो खेती है, जो किसान है, उन किसानों की आय के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। किसानों की आय है तो किसानों की आय का अंदाजा लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, 86, 87 इसका आधार वर्ष है। ये आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। अब देखिए 2021 में राजस्थान की हम बात करें तो 1087 था। ठीक है, जो 2021 में हो गया 1120 इस, और भारत का 1018 था जो हो गया 1077। तो ये जो प्रोग्रेस है 2017-18 से लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। ये भी एक कोटेशन आप याद रखें, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि लगातार एक ट्रेंड क्या चल रहा है, उस ट्रेंड के बारे में पूछ लिया जाता है। तो 1087 था राजस्थान का 20 में, और 21 में हो गया 1120। भारत का 1018 था, वो हो गया 1077। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। राजस्थान में हमने पहले उसकी बात करी थी औद्योगिक श्रमिकों हेतु सूचकांक। तो 3 थे, उनके अलग अलग डेटा जो हम देख लेते हैं। अलवर में 5% वृद्धि रही, भीलवाड़ा में 3.9% रही और जयपुर में 5.6% प्रोग्रेस रही। ये था सीपीआई IW वाला, हमने प्रोग्रेस उसकी नहीं देखी थी। अब है सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त। मैंने एक चीज बताई थी आपको, RL, R एंड U। ठीक है, तो RL तो श्रम ब्यूरो शिमला जारी करता है, R एंड U जो है वो NSO जारी करता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक साथ दे रखा है, उसका आधार वर्ष क्या है? 2012-100 है। 2012-100 है आधार वर्ष, 2012-100 है। जनवरी 2011 से ये जारी किए जा रहे हैं। इस आधार वर्ष पे इनको कब से जारी किया जा रहा है? जनवरी 2011 से इनको जारी किया जा रहा है। 2020 में ग्रामीण की रही 153.11 और 21 में ये हो गई 157.43। शहरी की रही 152.38 और 21 में हो गई 157.30। और संयुक्त की हम बात करें, तो संयुक्त जो है वो 152.84 रही, जो 157.40 हो गई। तो इस तरह से ये जो है कोई विशेष इतना नहीं है, आपको एक आधार वर्ष इसमें ध्यान रखना है। इसमें आपको सिर्फ आधार वर्ष पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो पहला चैप्टर था, वृहद आर्थिक परिदृश्य। आप जो है वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम जो है वो पूरा अपना एक एक करके जो राजस्थान में जो प्रशासनिक सेवा है RAS, उसके प्री और मुख्य परीक्षा के सभी कोर्स जो है वो आपको एक एक करके अवेलेबल कराएंगे। धन्यवाद।